नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए बिना विलंब किए हम लोग देखते हैं इनको फटाफट। सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में, सर्वत्र। अर्थात सूक्ष्मजीव हवा में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं या फिर हर जगह मिलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूक्ष्मजीव सर्वत्र मिलते हैं। जहाँ आप सोच नहीं पाते हैं, जहाँ आपकी कल्पना नहीं हो पाती है, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। यदि आप विचार करें तो ये जल में, हवा में, मिट्टी में, यहाँ तक कि जो बर्फ़ होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। अगर गर्म झरना है वहाँ भी पाए जाते हैं, झील में पाए जाते हैं। अर्थात ये हर जगह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीबी रोग होता है जिसको हम बोलते हैं तपेदिक, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। टीबी जो रोग होता है वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। जो बैक्टीरिया है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा टीबी हो जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। मटर कुल के जो भी प्लांट्स हैं उनकी जड़ों की गांठों में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है, सहजीवी बैक्टीरिया, जो पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उपलब्ध कराती है। बदले में इनको रहने के लिए आवास मिल जाता है। और वो बैक्टीरिया कौन सी है तो आप जान लीजिए, वो बैक्टीरिया है राइजोबियम। यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता है जिसको हम लोग मशरूम भी जानते हैं। ये एडिबल फंगस है, प्रोटीन रिच है, काफ़ी अच्छी प्रोटीन भी इसमें मिलती है और यह फंगस खाने के लिए उपयोगी है, अर्थात ये एडिबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कुकुरमुत्ता क्या है, एक फंगस है, कवक है। नेक्स्ट, पेचिश रोग होता है तो आपको बता दें अमीबा, यह पैरासाइट नहीं है, यह स्वच्छ जल में पाया जाता है। यहाँ तक कि ये लवणी जल में भी मिलता है, लेकिन यह स्वतंत्र जीवी है। पैरामीशियम भी स्वतंत्र जीवी है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका यह परजीवी है। प्लाज्मोडियम भी परजीवी है। तो आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग हो जाता है, जबकि एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबी पेचिस हो जाती है। अर्थात पेचिस रोग जो होता है इन 4 विकल्प के हिसाब से एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं अमीबिया डिसेंट्री। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव में ऊष्मा संचरण होता है। यहाँ आप द्रव में पूछा गया, जबकि ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो आपको बता दें द्रव में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह होता है संवहन के द्वारा, जबकि ठोसों में होता है चालन के द्वारा और गैसों में होता है विकिरण के द्वारा। अर्थात यहाँ जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा संवहन के द्वारा। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जल का क्वथनांक होता है, अर्थात क्वथनांक का मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पे जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि जल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि यदि पूछा जाता मेल्टिंग पॉइंट तो आप इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीटर, जूल, डिग्री सेल्सियस या किलोग्राम। तो जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक अर्थ ये हुआ जिसमें से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कुचालक, और जिसमें से ऊष्मा का संचरण होता है उसको बोलते हैं सुचालक। तो लोहा में हीट एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा सकती है, एल्युमिनियम में भी जा सकती है, स्टील में भी जा सकती है, जबकि ऊष्मा का कुचालक जो होगा वो होगा कांच।
बाकी सभी क्या हैं, ऊष्मा के सुचालक हैं। आइए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है, इसका निर्माण होता है लीवर में, और यह हमारे वृक्क के द्वारा अर्थात किडनी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अर्थात हमारा जो उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। हालांकि इसके अतिरिक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे फेफड़ा है, स्किन है। यहाँ से भी हमारे बॉडी से कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि मुख्य उत्सर्जी अंग, तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी अर्थात वृक्क। आइए अगला प्रश्न, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है जो हम एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं जिन पदार्थ का, वो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है पक्षियों में? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो आपको हम बता दें कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, पक्षियों में और सरीसृपों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है यूरिक एसिड। जबकि जो एनिमल्स जल में रहते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। जबकि एम्फीबियन जो वयस्क एम्फीबियन है, टेडपोल को हम बात नहीं कर रहे हैं, वयस्क एम्फीबियन और मनुष्य, इनमें जो होता है उत्सर्जी अंग वो होता है यूरिया। जबकि अगर मोलस्क की मैं बात कर दूं, सीप की बात कर दूं या फिर घोंघा की बात कर दूं, इसमें होता है उत्सर्जी पदार्थ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। यहाँ पूछा हुआ बर्ड्स में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। आइए, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूत्र का जो निर्माण होता है मनुष्य में वो होता है किडनी में। साकी पौधों में बिंदु स्राव होता है। हम आपको बता दें कि बिंदु स्राव क्या होता है। यदि आप सुबह सुबह पौधों की पत्तियों को देखेंगे तो उनके टिप पे पानी के कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये कहाँ होगा? पत्तियों में। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीव्स। बिंदु स्राव कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा। कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं। आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। कीटों में वास्तव में हम बताएं तो कीटों में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वह क्या होते हैं? थोड़ा सा आप लोग गेस करिए, अभी मैं बता देता हूँ। हालांकि इसमें जो आंसर दिया वृक्क, उत्सर्गिकाएँ, आदिवृक्क, मेलपिगियन ट्यूबुल्स या नलिकाएँ। तो कीटों में जो होता है, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनमें उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो होता है मेलपिगियन ट्यूबुल्स। क्या होता है? मेलपिगियन ट्यूबुल्स। इसके अतिरिक्त और भी कुछ होते हैं जिसको मैं कहता हूँ एंटिनरी ग्लैंड्स, कोक्सल ग्लैंड्स। ये सभी कीटों के उत्सर्जी अंग हैं। अर्थात यदि आप नहीं जानते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि कीटों में और क्या होता है उत्सर्जी अंग। तो कोक्सल ग्लैंड होती है, COXAL, कोक्सल ग्लैंड है, या फिर एक एंटिनरी ग्लैंड है, यह भी उत्सर्जी अंग होता है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। ऊँट, अर्थात ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊँट या यॉक से, एल्पेका तथा लामा से, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ये सभी ऐसे हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो यहाँ जो होगा भेड़ तथा रेशम के कीट जो होते हैं वो क्या होते हैं? भेड़ शाकाहारी होती है। यदि भेड़ साथ में दिया है, रेशम कीट दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से दोनों के लिए अलग अलग विकल्प नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आइए, इसमें दिया हुआ है अपमार्जक। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। अपमार्जक होते क्या हैं? जैसे कोई जानवर मर जाते हैं तो उनके डेड बॉडीज़ को ये खाते हैं। जैसे मैं कह दूँ गिद्ध क्या है? एक तरह का एक अपमार्जक है।
जबकि इनकी डेड बॉडी जो एकदम विलीन हो जाती है उनको हम क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, वो होते हैं डीकम्पोजर, अपघटक। लेकिन यहाँ जो गिद्ध है यह क्या है, एक अपमार्जक है। तो इसका जो आंसर था वो आपने जाना कि शाकाहारी है, लेकिन साथ साथ अपमार्जक भी जानिए कि अपमार्जक होते क्या हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली विधि है। भेड़ के जो रेशे होते हैं, जो भेड़ के बाल हम निकालते हैं, उन बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है, चिकनाई होती है, आयली और गंदगी रहती है। इनको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, अभिमार्जन करते हैं, संसाधन करते हैं, रेलिंग करते हैं, कटाई या छटाई करते हैं। तो आप जान लीजिए कि चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है अभिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम है। रेशम क्या है, मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशा है, जंतु रेशे हैं, यह सभी है। तो आप जान लीजिए रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक क्या है, जंतु है, अर्थात इसे हम कहेंगे जंतु रेशा, जंतु रेशे कहते हैं। ठीक है, यह होता क्या है कि जो रेशम के कीट होते हैं वह उनके जो लार्वा स्टेज में होते हैं उनके ऊपर एक कोकून का निर्माण होता है, वो ड्राई करके फिर उससे क्या कर लेते हैं, कोकून से ही हम रेशम का निर्माण करते हैं। तो यदि एक कोकून पूछ दे तो कोकून आप मत भूलिएगा, वह भी क्या होता है, ड्राई करने के बाद रेशम उससे प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो आप जान लीजिए यह एक कम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल टिश्यू है। तो जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो आपको बता दें कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो रंध्र की बात करें तो रंध्र में से गैसेस एक्सचेंज होता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फूड, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है, इसको पौधे के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि जाइलम की मैं बात करूं तो यह जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है, अर्थात यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। बाकी जो मूल रोम है, मूल रोम किसको बोलते हैं, जड़ों के ऊपर जो टिप होती है, इनको हम छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको मूल रोम्स कहते हैं। यहाँ जो बात हो रही है पौधों में जल का ट्रांसपोर्ट पूरे प्लांट में, तो वो किया जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जो पौधे हैं सॉइल से, मिट्टी से जो जल एब्जॉर्ब करते हैं, हम ऐसा क्या करें कि इनकी रेट बढ़ जाए, उनको छाया में रख दें, मंद प्रकाश में रख दें, पंखे के नीचे रख दें या पॉलीथीन की थैली से ढक दें। तो जान लीजिए इसका जो आंसर होगा वो होगा, पौधों को हम यदि पंखे के नीचे रखते हैं तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी, जिससे अवशोषण की दर को भी बढ़ाया जा सकता है। यदि हम मंद प्रकाश में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होगी, प्रभावित होगी। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपिरेशन से मतलब है, ट्रांसपिरेशन जितना अधिक होता है उतना अधिक पानी का पूल होता है। तो ट्रांसपिरेशन के लिए हम क्या करेंगे, फैन के नीचे रख देते हैं। यदि हम पॉलीथीन से ढकेंगे तो ट्रांसपिरेशन और कम हो जाएगा, छाया में रखेंगे तब भी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। कौन सा ऐसा पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है वो रेड हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और रेस्पिरेटरी रंगा अर्थात पिगमेंट जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपने इसको पढ़ा होगा। ये होता है 72। अर्थात ये जो प्रश्न थे बहुत ही आसान प्रश्न थे, लेकिन यदि आपका लेवल लो लेवल पे है, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, तो यह आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। आप इन आसान क्वेश्चनों को देख लीजिए, दोहरा लीजिए, हो सकता है इन फ्यूचर कहीं आपको काम आ जाए। और आपको हम बता दें कि इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था मल्पीगियन ट्यूबुल्स, वो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, या फिर बच्चों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो आप लोग जितने उत्सर्जी पदार्थ हैं इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस
ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्या करिए, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कहाँ गया मेरा वाला क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, पक्षियों में उत्सर्जित पदार्थ, ये तो मैंने बताया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और था, हाँ, कीटों में उत्सर्जी अंग क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमने देखा है पूछा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मैलपिगियन ट्यूबुल्स। यदि मैं उत्सर्गिका की बात करूँ, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेफ्रीडिया। यह एनिलिडा संघ के जंतुओं का करैक्टर्स है, उनमें पाया जाता है। अगर किडनी की बात करें तो ये आप जानते हैं बिल्कुल मैमल्स में पाए जाते हैं। आदि वृक्क कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कम डेवलप होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। अर्थात इस तरह के प्रश्न आप परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं आपके तो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अर्थात आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम इसकी पूरी डिटेल्स नोट्स बना करके आपको अवेलेबल कराएंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहाँ पर नोट्स बना करके PDF अवेलेबल कराएंगे आपको। हर टॉपिक की छोटी छोटी PDF हम देंगे ताकि आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी हो। यदि आप नहीं जानते तो 798562 मेरा टेलीग्राम नंबर, इसे नोट कर लीजिएगा, 7985621443। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। आप इस नंबर से जुड़ जाइए ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो, आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, हम सब कुछ अवेलेबल करा देंगे उस वहाँ पे आपको। चलिए, हमारे साथ इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको हमेशा मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को करते रहिए। थैंक यू।